हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानियो में स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे जो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 29 और यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे एज ऑफ अकबर। और अकबर के इस पार्ट में हम देखेंगे राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर किस तरह से राइज होती है अंडर द गाइडेंस ऑफ मतलब उनके अकबर के अंडर में कंट्रोल में किस तरह से राइज होती है मुगल एम्पायर, इसके बारे में पढ़ेंगे इस प्रेजेंटेशन में। मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मुगल थ्रोन असेसन करते हैं एम्पायर अकबर, और किस तरह से एक्सपांसन करते हैं मुगल एम्पायर पर्टिकुलरली इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट में और मिडिल पार्ट में। और देखेंगे कुछ की इवेंट्स के बारे में, किस तरह की कुछ बैटल्स उन्होंने लड़े थे, क्या क्या इवेंट उन्होंने फेस किया था, प्रॉब्लम फेस किया था, चैलेंजेस फेस किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मैन्यूवर्स किस तरह की थी और ये इंडियन हिस्ट्री को किस तरह के शेप दिया है अकबर के राजूती ने, उस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहले देखेंगे अकबर की बार्थ कैसे होती है और उनकी देखभाल किस तरह से होती है, किस तरह से वो पले बड़े होते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो अकबर क्या होती है, अमरकोट में उनकी बार्थ होती है 1542 में। कैसे, आपको याद होगा जो बैटल ऑफ कन्नौज में जब उनके बेटे हुमायूं और शेर खान, इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है, बैटल होती है, उसमें हुमायूं परास्त हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं अमरकोट को। और डिफरेंट जगह को भागने के बाद फाइनली अमरकोट में जो राणा होते हैं वो उनको रेफ्यूजी देते थे, मतलब उनके पास वो शरण में रहे। और वहाँ पे पर्टिकुलरली अकबर की बर्न हुई 1542 में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर उनको हुमायूं को भी प्रिपेयर होना था और उनको फिर से इंडिया पे आकर आक्रमण करके इंडिया को कैप्चर करना था, अपने आर्मी को स्ट्रांग बनाना था। तो इसी वजह से उन्होंने भाग गए, फिर ईरान के पास जाकर पहुँचे, ईरान किंग के पास जाकर शरण लिए और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मैटर पे वहाँ पे रहे। तो इसी दौरान क्या हुआ, अकबर को उनके जो छोटे बेटे थे हुमायूं के छोटे भाई कामरान, उनके पास वो छोड़ के चले गए। तो कामरान उनको अच्छी खासी ट्रीट कर रहे थे, एक बेटे की तरह उन वहाँ पे वो पले बढ़े। तो फिर जब हुमायूं कांधार को कैप्चर करते हैं ईरान किंग से, तो तभी क्या हुआ, उनकी अकबर के साथ रीयूनियन होती है। ठीक है, उसके बाद जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, मतलब हुमायूं फिर आकर इंडिया में बैटल लड़ते हैं, तब इस्लाम शाह और डिफरेंट शेर खान तो मर चुके होते हैं, और उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए उनके साथ लड़के हुमायूं जीत जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं की डेथ हो जाती है लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से पढ़ के। उसके बाद जब डेथ हुआ तब अकबर बहुत छोटे थे और अकबर तभी पंजाब में थे, कलौनौर जो था पंजाब की, वहाँ एरिया पे वो रहते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे अकबर की कोरोनेशन होती है। फिर कोरोनेशन के बाद क्या क्या अर्ली चैलेंजेस होते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं। तो जो कलनौर में प्रेजेंट थे, तब एक साल के बाद कलनौर में उनका कोरोनेशन हुआ, उनके राजकुमार के हिसाब से घोषणा किया गया। तब उनका एज हुआ था एज ऑफ 13। ठीक है, फिर क्या हुआ, तभी क्या था, इंडिया की हालत इस तरह की थी कि हमारे उन्होंने तो शेर खान तो जो अफगान के रूलर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और उनके जो इस्लाम शाह थे उनके सक्सेसर, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अफगान की जो आर्मी थी वो स्ट्रांग थी। ठीक है, तो उन्होंने बियॉन्ड आगरा के आसपास एरिया और उसे जो लगभग उसके आसपास एरिया में वो बहुत स्ट्रांग होके रह रहे थे। तो उन्होंने फिर से अपने रीग्रुपिंग कर दी, जब उनको पता चला कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने फिर से रीग्रुपिंग करके एक उनके लीडर चुन लिए जिनका नाम था हेमू। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हेमू की राइज हो रही थी। तो हेमू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हेमू एक सुपरिटेंडेंट के हिसाब से काम कर रहे थे जब इस्लाम शाह रूलर थे सूरी एम्पायर की। ठीक है, तो धीरे धीरे वो अपने जो धीरे धीरे वो ग्रो करके उसके बाद इस्लाम शाह के बाद जो आदिल शाह आए
राज करने के लिए उनके अंडर में वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए। और उनके बारे में ये कहा जाता है हेमू एक इस तरह के राजा थे कि उन्होंने 22 बैटल्स में लड़े थे और 22 बैटल्स में एक भी बैटल ऐसा नहीं था जिसमें वो हारे थे। ठीक है, तो मान सकते हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो हेमू अब मुगल साम्राज्य को किस तरह से चैलेंज किया उस बारे में देखते हैं। तो हेमू ने इतना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया। तो क्या हुआ, जो आदिल शाह थे सूर एम्पायर के राजा, उन्होंने उनको वाजिर के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर लिया और उनको टाइटल दे दिया विक्रमाजित। ठीक है, और उनको ये काम भी सौंप दिया कि आपको मुगल साम्राज्य को एक्सपेल करना है, मतलब मुगल को यहाँ से इंडिया से एक्सपेल करना है, बाहर निकल के फेंकना है। तो ये दायित्व दे दिया हेमू को आदिल शाह ने। फिर क्या हुआ, हेमू ने ये जब उनको मिल गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने काबुल को बेसिस्ट कर दिया, मतलब काबुल को कैप्चर कर लिया और उसके बाद आगरा को कैप्चर कर लिया। तभी क्या था, तभी अकबर बहुत छोटे थे, 13 ईयर्स की एज थे, उनके पास इतना मैच्योरिटी नहीं थी और उनके एक गवर्नर थे, उनके दायित्व में थे जो बहुत ही स्ट्रांग थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद। तो उन्होंने हेमू आगरा को कैप्चर करने के बाद उनके पास आर्मी थी 50,000 कैवलरी की, 500 एलिफेंट्स की स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी और उसके साथ इस आर्मी को लेकर उन्होंने दिल्ली के तरफ बढ़ने लगे। तो उसके वहाँ पे मुग़ल के साथ उनका एक बैटल होता है और बैटल में बहुत अच्छी तरीके से मुग़ल साम्राज्य भी कंटेस्ट करती है, मतलब अच्छी खासे लड़ती है, उनके अगेंस्ट में डिफेंस करती है। तो लेकिन हेमू के फेवर में जाती है वो बैटल और हेमू यहाँ पे जीत जाते हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया जो सिटी है वो कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेते हैं हेमू। ठीक है, यहाँ पे और एक बैटल होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ पानीपत। हमने पहले बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा था और ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, पहली बैटल ऑफ पानीपत, वो मुगल साम्राज्य का स्थापना की थी इंडिया पे। ठीक है, याद है आपको, हमने पढ़ा था जब बाबर के बारे में। तो ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है जो 1556 में हुआ था, पहले कब हुआ था आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहाँ पे बैराम खान की रोल आती है। बैराम खान कौन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जब अकबर की करोनेशन हुई थी तब अकबर ओनली 13 ईयर की एज में थे। तो तब तो उनके पास इतना मैच्योरिटी भी नहीं थी, वो इतने स्ट्रॉन्ग और कैपेबल नहीं थे कि वो एक युद्ध लड़ सके, यहाँ पे जीत सके। तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए और उनके ट्यूटर के हिसाब से एक इंसान अपॉइंटेड थे जिनका नाम था बैरम खान। वो अकबर के ट्यूटर के हिसाब से जाना जाते थे और एक लॉयल ऑफिसर ऑफ हुमायूं के हिसाब से भी वो जाना जाते थे। हुमायूं के एक लॉयल ऑफिसर हिसाब से वो काम करते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्ड थे। उन्होंने किंगडम की वकील बन गए। ठीक है, ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है वहाँ पे जब मुग़ल साम्राज्य की। और उनको एक टाइटल दिया गया था खानी खनान और वो मुग़ल फोर्स को रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया बैरम खान के बारे में। तो बैरम खान की स्ट्रैटेजी यही थी। बैरम खान ने क्या किया, एक बोल्ड स्टेप लिया हेमू को परास्त करने के लिए। उन्होंने हेमू अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाए उससे पहले हेमू क्या किए, देखिए कैप्चर तो कर लिए हेमू ने दिल्ली को, लेकिन और एक बैटल भी वहाँ पे होना था क्योंकि मुग़ल अभी तक कम्प्लीटली डिफीटेड नहीं हुए थे। तो जब हेमू वहाँ पे पहुँच के उनके जितने सारे आर्मी है उनको कंसोलिडेट करते, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करते, तब बैरम खान वहाँ से पहुँच गए क्योंकि वो बहुत आसपास के एरिया में थे, आगरा दिल्ली के पास थे। वो वहाँ पे पहुँच गए और हेमू के एगेंस्ट में बैटल अनाउंस कर दिया। तो ये जो बैटल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल था और ये बैटल में जिस बैटल में अफगान फोर्सेस को लीड कर रहे थे हेमू, इसमें इनकी डिफीट हो गई। मतलब बैरम खान की स्ट्रॉन्ग स्टेप के वजह से, बोल्ड स्टेप के वजह से और बहुत स्ट्रांगली वो लड़े इस बैटल में, जिसके वजह से बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुआ पानीपत में, यहाँ पे हेमू की और एक बार हेमू की डिफीट हो गई और यहाँ पे हेमू को मार दिया भी गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे शुरू हुआ मुग़ल साम्राज्य की सेकेंड इनिंग्स। तो अब स्टार्ट हुआ मुग़ल साम्राज्य की सेकेंड इनिंग्स। मुग़ल साम्राज्य में बैरम खान, अकबर अभी तो प्रिंस है लेकिन उनको अभी ट्यूटर कर रहे हैं और उनको गाइडेंस दे रहे हैं बैरम खान। तो तभी क्या हुआ, अभी नोबिलिटी में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्योंकि बैरम खान रूलर नहीं थे,
वो उनके ट्यूटर थे, एक ऑफिसर पोस्ट में थे, लेकिन वो मुगल साम्राज्य को लीड कर रहे थे, रूल कर रहे थे, और जिसके वजह से उनके साम्राज्य में जितने सारे नोबिलिटी थे, नोबल्स थे, वो थोड़े थोड़े रेबिलियन करना शुरू कर दिया। क्यों? कि रीजन जानते हैं। बैरन खान जब रेजेंसी में थे, मतलब उनकी जो रेजेंसी चल रही थी, वो एक पर्टिकुलरली वो 4 साल तक एम्पायर में राजनीति किए, 4 साल वो रूल किए, और जिसके वजह से जिस टाइम पीरियड में वो नोबिलिटी को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में रख रहे थे, क्योंकि वो भी एक नोबल थे, वो भी एक क्या ऑफिसर पोस्ट में थे, तो वो उनकी एक इगोइस्टिक बहुत थे और चाहते थे हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में लाने के लिए, तो इसी वजह से नोबिलिटी को अपने कंट्रोल में रख रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, उनके रेजेंसी में मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड हुआ था काबुल से लेकर जौनपुर, जो कि ईस्ट में है। ठीक है, ये इंडिया की मैप अगर है, काबुल यहाँ पे, अफगान पाकिस्तान यहाँ पे बॉर्डर में है, तो काबुल से लेकर यहाँ पे जौनपुर तक उनका राज फैला हुआ था, और वेस्ट में अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा, ये सब एरिया भी उन्होंने अख्तियार कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, बैरम खान जो थे वो जो रूल कर रहे थे प्रिंस के ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंस, तो वो बहुत पावरफुल ऑफिसर थे, जितने सारे उनके नोबिलिटी में पावरफुल ऑफिसर थे उनको वो ऑफेंडेड कर रहे थे, और क्योंकि वो बहुत सुप्रीम पावर में हो गए थे, बहुत सारे बैटल भी जीत के आए थे, मुगल साम्राज्य की सेकेंड इनिंग्स भी शुरू किया था, जिस वजह से उनका थोड़ा ईगो बढ़ गया था। तो इसी वजह से बहुत सारे नोबेल सॉरी बहुत सारे नोवेल्स ऐसे थे जिन्होंने ये ब्लेम किया कि बैरम खान एक सिया कम्युनिटी के मुस्लिम है, और इसी वजह से वो वही कम्युनिटी के जितने सारे नोवेल्स हैं उनको फेवर कर रहे हैं और बाकी सारे नोवेल्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब ब्लेम उन्होंने नोबिलिटी में बैरम खान के अगेंस्ट भर दिया। फिर क्या हुआ, अभी अकबर धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, 4 साल, 13, 14, 15, 16, जब 16 साल हो गए तो अकबर धीरे धीरे पॉलिटिक्स सीख भी रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 16 एज के बाद धीरे धीरे उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। तो जब अकबर ये सब रियलाइज्ड, मैच्योर हुए, तो ये सब वो धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगे कि बैरम खान किस तरह से अनफेयर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अपने मुगल साम्राज्य में। तो उन्होंने क्या किया, आगरा को छोड़ दिया और प्रीटेक्स्ट ऑफ हंटिंग एंड रीच्ड दिल्ली। तो उन्होंने हंटिंग कर रहे हैं ये बहाना बनाकर आगरा छोड़ के जाते जाते दिल्ली तक पहुंच गए। ठीक है, और वहाँ पे दिल्ली पे पहुंच के उन्होंने एक फारमैन इशू किया। फारमैन क्या होता है, जिस तरह की लेटर होता है हमारे गवर्नमेंट जॉब में या फिर कुछ भी सर्कुलेट करने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को सर्कुलेट करने के लिए, इसी तरह फारमैन होता है, जहाँ पे वो सर्कुलेट किए एक लेटर की तरह कि बैरम खान को डिसमिस किया जाए उनके ऑफिस से, और जितने सारे नोबेल्स हैं और नोबेल्स के साथ साथ बैरम खान भी, नोबेल्स विथ बैरम खान, हम सब कुछ आकर उनको पर्सनली सबमिट करे। जितने सारे नोबेल्स है जो जो पोस्ट में है सब आके उनको मिले और सबमिट करे उनकी पोस्टिंग। तो क्या हुआ, लेकिन सब तो आकर सबमिट कर लिए, लेकिन 6 मंथ लगा बैरम खान को सबमिशन करने के लिए, उनको फोर्स किया गया सबमिट करने के लिए, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ, और उसके बाद 6 महीने के बाद बैरम खान फोर्स हुए सबमिट करने के लिए। फिर बैरम खान जब सबमिट किए तो अकबर ने क्या किया, उनको कड़ियली रिसीव किया। कड़ियली रिसीव करने की रीज़न क्या थी, क्योंकि उनको पता था बैरम खान मुग़ल साम्राज्य को बहुत कुछ दिए हैं, उनके साम्राज्य के लिए बहुत कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, तो इसी वजह से वो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया था। लेकिन ये सच है कि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया था, जिस वजह से वो उनको उनकी जो सबमिशन हुआ तो वो बहुत कड़ियली उनको रिसीव किया, और उनको ये भी ऑप्शन दिया कि आप इस कोर्ट में सर्व कर सकते हैं, मुग़ल कोर्ट में, या फिर मुग़ल कोर्ट के बाहर जितने सारे जगह है वहाँ पे भी सर्व कर सकते हैं गवर्नर के हिसाब से, या फिर आप रिटायर कर लीजिए और बेका चले जाइए। तो बैरम खान ने इतने सारे मतलब ऑफेंस होने के बाद उन्होंने चूज किया कि मैं मीका चले जाऊंगा, तो उसके बाद उन्होंने मीका जाने की चूज किया। तो बीच में जब उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी नोबिलिटी के साथ, डिफरेंट नोबिलिटी के साथ, हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा किसी भी नोबेल के साथ, तो मेक्का जाने के रास्ते में ऑन द वे टू पटन नियर अहमदाबाद के पास उनको एक अफगान
के कोई किसी इंसान के किसी अफ़गान इंसान ने असैसिनेटेड कर लिया, मतलब उनको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, बरन खान के हत्या होने के बाद उनकी वाइफ़ जो थी और उनके जो यंग चाइल्ड सब थे, उनको देखिए अकबर इतना मतलब इतना सहनशील थे और इतने बहुत काइंड हार्टेड इंसान थे, तो उन्होंने उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे थे उनको कोर्ट में, मुग़ल साम्राज्य के कोर्ट में ले आए आगरा में। उनकी जो यंग वाइफ़ थी उनको उन्होंने मैरिज कर लिया और उनके जो जितने सारे चाइल्ड थे, खुद के बरम खां के जितने सारे चाइल्ड थे, उन चाइल्ड को अपने बेटे के अपने बच्चे ही इसके हिसाब से वो पालने लगे। इस दौरान क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य में थोड़ी बहुत चल रही थी उथल-पुथल। बीच में अकबर छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे कि वो राजगद्दी अच्छी खासी संभाल सकते थे और धीरे-धीरे वो मैच्योर हो रहे थे। इसी बीच बरन खान की भी हत्या हो चुकी होती है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बीच में जो बाकी के नोबल्स थे, बाकी के जितने सारे गवर्नर्स थे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। डिफरेंट एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसी बीच क्या हुआ, बरन खान की खान के एगेंस्ट में जब रिबेलियन स्टार्ट हो रही थी, तभी कुछ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स नोबिलिटी में जो थे, कुछ ग्रुप थे, कुछ नोबिलिटी थे, जिन्होंने बहुत पॉलिटिकली वो एक्टिव रोल निभा रहे थे। तो उनके बीच कहीं न कहीं अकबर के फोस्टर मदर थे। फोस्टर मतलब ये माँ नहीं थी, लेकिन माँ की तरह अकबर की देखभाल कर रही थी। उनका नाम था माहम अंग। वो भी थे इस रेबेलियन में शामिल और उनके कुछ रिलेशंस वगैरह भी थी। लेकिन बहुत जल्द वो जो माहम अंग उनके फोस्टर मदर थे, उन्होंने रेबेलियन से विथड्रॉ कर लिया, मतलब निकल गई। उसके बाद उनके जो बेटे थे, आदम खान उनका नाम था, उन्होंने रेबेलियन को लीड किया और कहीं न कहीं नोबिलिटी में हालाँकि वो नोबिलिटी में थे और जिस वजह से अकबर ने उन्हें भेजा मालवा के एगेंस्ट में एक एक्सपेडिशन करने के लिए। तो लेकिन आदम खान के कुछ बिहेवियर की वजह से, उनकी एरोगेंसी की वजह से और उनके वो इतने ट्रस्टवर्थी भी नहीं थे, जिस वजह से अकबर को ये एहसास हुआ और उनको कमांड से निकाल दिया। तो इसका गुस्सा निकालते हुए अकबर ने डिमांड किया, मुझे वाजिर की पोस्ट चाहिए। लेकिन क्योंकि वो ट्रस्टवर्थी नहीं थे, बहुत एरोगेंसी थे और रेबेलियन की भी लीड कर रहे थे, डिफरेंट रेबेलियन वो कर रहे थे। तो इसी वजह से उनको जब नहीं मिला वाजिर, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो प्रेजेंट वाजिर था मुग़ल साम्राज्य के, उनको स्टाप करके मार दिया, मतलब उनके पीठ में छुरा घुस के उनको मार दिया। तो ये सब होने के बाद अकबर बहुत गुस्सा हो गए और उनको जो आदम खान, वो कहीं न कहीं उनके अपने तो भाई नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं वो भाई ही है, क्योंकि उनके जो माँ थी माहम अंग, वो अकबर की फोस्टर मदर थे। ये तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो इतना गुस्सा हो गए क्योंकि वो अनफेयर मीनिंग में एक उनके ऑफिसर को मार दिया और बहुत ही ट्रस्टवर्थी नहीं थे, बहुत ही घटिया काम भी कर रहे थे, जिसके वजह से उनको एक पोर्ट के आसपास उनको मार दिया 1561 में। तो यहाँ पे अकबर की जो चैलेंजेस थी, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फिर क्या होता है, उज़्बेक रिबेलियन स्टार्ट हो जाती है। उज़्बेक कौन है? उज़्बेक जो मुग़ल साम्राज्य थे, मुग़ल साम्राज्य में एक पावरफुल नोबिलिटी थे, मतलब नोबल्स जितने सारे थे, वहाँ पे उज़्बेक कैटेगरी भी थी। हम उज़्बेक के बारे में पढ़े थे, कब पढ़े थे याद आ रहा है आपको? ये पढ़े थे हम जब बाबर के बारे में पढ़े थे, ठीक है? वो वहाँ से उज़्बेक से वो हार के काबुल तक आए थे और धीरे-धीरे इंडिया के अंदर घुसे थे। तो तभी उज़्बेक, देखिए यहाँ पे उज़्बेक इंडिया के अंदर भी आ गए हैं कहीं न कहीं, ठीक है? और उनको इम्पोर्टेंट नोबिलिटी में जो थे, उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया गया था नियर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मालवा, ये सब रीजन में उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट में रखा गया था। तो जो 1561 जब आदम खान की हत्या होती है, तो तभी से लेकर 1561 से 67 तक बहुत सारे रेबिलियन उन्होंने ब्रोकआउट किया और उन्होंने अकबर को टाइम टू टाइम फोर्स किया कि उनके एगेंस्ट में कुछ एक्शन ले। लेकिन हमेशा अकबर कुछ ना कुछ, मतलब हमेशा अकबर को वो
इस तरह से फोर्स कर रहे थे कि अकबर की गलती है, सब कुछ अकबर की गलती है और अकबर हमें क्षमा प्रार्थना मांगे हर एक बार। तो अकबर भी फोर्स होते हैं कहीं ना कहीं कि उनको क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए कि उनके तरफ से कुछ गलतियां हुई है, राजा की तरफ से, रूलर की तरफ से। तो एक वक्त ऐसा आया जब अकबर फ्रस्ट्रेशन हो गए, ठीक है। तो रिपीटेडली ये रेवेलन कर रहे थे कुछ ना कुछ खास चीज को लेकर, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उन्होंने 1565 में जब रेबेलियन किया तो ये अकबर बहुत गुस्सा हो गए, बहुत इरिटेट हो गए उनके इस रेबेलियन से। तो उन्होंने ये समझ लिया कि मैं जौनपुर चला जाता हूँ और वहाँ से तब तक नहीं लौटूंगा। जौनपुर को अपने कैपिटल बना लिया आगरा से लेकर, आगरा से निकलकर। और उन्होंने ये सोच लिया जब तक मैं उनको समूल ध्वंस न करूं, मतलब इस उज्बेक को यहाँ से नष्ट ना करूं, तब तक मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करूंगा। तो उन्होंने जौनपुर चला गया। तभी क्या हुआ, मीनवाइल जब जो जौनपुर में थे वहाँ पे मिर्जास जो कि तैमूरिड के वंश में थे और वो कहीं ना कहीं अकबर के साथ मैरिज के हिसाब से रिलेटेड हुए थे, मैरिज के रिलेटेड जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी में, जौनपुर के आसपास वेस्टर्न यूपी में वो उन्होंने रेविलियन स्टार्ट कर दिया। और अकबर की हाफ ब्रदर जो थे उनका नाम भी था मिर्जा हकीम, उन्होंने काबुल को सीज कर लिया, पंजाब लाहौर को भी कैप्चर कर लिया। और ये सब होने के बाद उज्बेक की जो नोवेल्स थे जो कि रिविलियन कर रहे थे, उन्होंने अकबर की जो हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम, उनको अपने रूलर मान लिया, अकबर को ना मान के। तभी क्या हुआ, अकबर क्या किए, जब ये सब चीज़ें हुआ तो फाइनली अकबर स्टेप लेने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने मिर्जा को वहाँ पे क्रश किया, मतलब जो वेस्टर्न प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूपी के आसपास जो मिर्जास रेबेलियन कर रहे थे उनको उन्होंने क्रश किया। फिर वहाँ से जो मिर्जास थे उन्होंने गुजरात को भाग गए, ठीक है। अकबर फिर से जौनपुर से आ गए, ठीक है। तो तब क्या हुआ, अकबर ये जो लाहौर लाहौर में जाकर मिर्जा खान जो थे, मिर्जा हकीम, उनको कैप्चर करने के बाद लाहौर टू जौनपुर आ गए। फिर रिवर जमुना जो थी नियर, जहाँ की जो कि इलाहाबाद के आसपास थी, वो एरिया रेनी सीजन में तैरते हुए वो आ गए और उज्बेक नोबल्स को वहाँ पे सप्रेस किया, कंप्लीटली रूट किया 1567 में। और उसके उनके जो उज्बेक की लीडर्स थे मिर्जा हकीम, उनको भी उन्होंने वो बैटल में किल किया। और ये होने के बाद फाइनली उज्बेक नोवेल्स में जो रिबेलियन कर रहे थे उसका एंड उन्होंने कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप वो कितना स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन लेके, कितना कॉरेज दिखाकर इतने सारे बैटल को अकेले लड़ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल रेबेलियन ख़त्म होने के बाद अब अकबर की ये कोशिश रही कि धीरे धीरे अपने एम्पायर को किस तरह से एक्सपांसन किया जाए। बाकी जो टाइम रहा 1560 से लेकर 1576 तक उन्होंने फोकस किया अपने एम्पायर को किस तरह से एक्सपांसन किया जाए। तो पहले वो मालवा के ऊपर कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है। बैरन खान जब बैरन खान की रेजेंसी थी तब मुगल ने अजमेर को अख्तियार कर लिया था, मालवा को भी अख्तियार कर लिया था। लेकिन तभी मालवा क्या हो रहा था, रूल्ड हो रहा था उनका एक प्रिंस के द्वारा जिनका नाम था बाज बहादुर। और बाज बहादुर बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे। उन्होंने उनकी और उनकी जो रानी थी रूपमती, उनके बारे में बहुत सारे रोमांटिक स्टोरीज लिखा हुआ है। तभी क्योंकि उनकी जो रानी थी रूपमती वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उनके ब्यूटी एज वेल एज म्यूजिक एंड पोइट्री आर वेल नोन। वो जो रूपमती थी वो सिर्फ रूप में ही सुंदर नहीं थी, उनके पास बहुत अच्छी खासी क्वालिटी भी थी, जैसे कि म्यूजिक, पोएट्री, ये सब भी वो अच्छे खासे कर पा रहे थे। तो जिसके वजह से वो बहुत फेमस हुए थे। तो मालवा कन्क्वेस्ट करने के बाद उन्होंने घर कटंगा उनको उन्होंने ओवररन करने की कोशिश की मुगल ने। किंगडम ऑफ घर कटंगा जो कि नर्मदा वैली जो है, नर्मदा वैली एंड नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जो नर्मदा वैली है यहाँ पे और मध्य प्रदेश के ये जो आसपास एरिया है, इस एरिया को बोला जाता था घर कटंगा, ठीक है। और इसको वेल्डेड टुगेदर, इट हैड वेल्डेड टुगेदर बाय अमन दास, उनके जो रूलर थे उनका नाम था अमन दास। अमन दास बहादुर शाह जो कि गुजरात के रूलर थे, जिन्होंने ह्यूमन के साथ लड़ा था और पोर्तुगीज के
साथ भी वो बहादुर शाह लड़ रहे थे, लेकिन हुमायूं के साथ बैटल में उनकी डेथ नहीं हुई थी। पोर्तुगीज़ के साथ लड़ते हुए पोर्तुगीज़ ने उनको धोखा देके उनकी जो शिप थी उनको डुबा दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। हमने पढ़ा था इस बारे में सब कुछ। बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे उनके साथ उनका अच्छी खासी संबंध था, वो उनको हेल्प कर रहे थे रेजिन को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, और इस वजह से बहादुर शाह ने अमनदास को ये टाइटल दिया हुआ था संग्राम शाह। ठीक है। अब एक अ, अब एक कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है रानी दुर्गावती। ये कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे देखिए, संग्राम शाह जो है, जिनका नाम एक्चुअल नाम था अमनदास, वो अपने आर्मी को और अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और अपने जो खुद के बेटे हैं, बेटे को एक चांदेल रूलर की जो महोबा थी, रूलर्स ऑफ महोबा, उनके जो रूलर थे उनका नाम था महोबा, उनके प्रिंसेस के साथ मैरिज दिया था। लेकिन खूब जल्दी क्या हुआ, ये जो प्रिंसेस थी उन्होंने विडो बन गए, उनके जो बेटे थे वो मर गए, उसके बारे में तो लिखा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये विडो बन गई। लेकिन विडो बनने के बाद भी उनके जो बेटे थे, माइनर सन थे, वो इतने मैच्योरिटी भी नहीं थे, बहुत छोटे बेटे थे, माइनर सन को गादी पे बिठा के उनके बिहाफ में वो रूल कर रहे थे कंट्री को। और ये इतने स्ट्रॉन्ग लेडी थे जो कि करेजियसली और ब्रेवली विक्योरली वो रूल कर रहे थे अपने राज्य को। वो एक गुड मार्क्समैन थे। गन, बो, आरो, ये सब एरिया में वो बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रहे थे। मतलब गन चलाना भी आता था उनको, धनु तीर भी चलाना आता था। वो बहुत ही अच्छी खासी रूलर थी और स्ट्रॉन्ग हंटर भी थी। हंटिंग उनको बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, वो फॉन्ड थे हंटिंग की। और वो बहुत सक्सेसफुल बैटल भी लड़े थे। उनके नेबर में जितने सारे बैटल हो रहे थे एग्नेस्ट और नेबर्स, इंक्लूडिंग बाज बहादुर, जो मालवा के बाज बहादुर थे, उनके एग्नेस्ट में भी उन्होंने लड़ा हुआ था बैटल। तो देखिए रानी दुर्गावती कितने स्ट्रॉन्गेस्ट थी। ठीक है। तो मालवे के बाद ये जो घर कटंका है वो कैसे राज करते हैं, मतलब उसको कैसे कैप्चर करते हैं मुगल, तो जानते हैं। तभी आसफ खान क्या थे, मुगल के गवर्नर थे इलाहाबाद के एरिया में, जो कि गुजरात में है। ठीक है। उस एरिया में उनको गवर्नर के हिसाब से पोस्टिंग किया गया था। उन्होंने जब उनको पता चला कि दुर्गावती जो रानी है वो बहुत ही फैबुलस है, वेल्दी है, ब्यूटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उन्होंने मार्च किया अपने 10,000 कैवेलरी के साथ बुंदेलखंड साइड से उनको आक्रमण करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, तभी रानी दुर्गावती, सम ऑफ द इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ गढ़ा, जो गढ़कंटा का जो एरिया थी उनके आसपास में कितने सारे रूलर्स थे जो कि सेमी इंडिपेंडेंट थे, तो वो भी इस रानी के रूलिंग से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस मौके की फायदा उठाते हुए उन्होंने छोड़ दिया, मतलब रानी दुर्गावती का साथ छोड़ दिया और बैटल में उनका साथ नहीं दिया, जिस वजह से रानी एकदम अकेली हो गई और उनके पास बहुत ही कम फोर्सेस थे। लेकिन उस कम फोर्सेस के साथ भी उन्होंने बहुत गैलेंटली बैटल को लड़ा। लेकिन लास्टली जब उनको पता चला वो कि बैटल में वो हारने वाले हैं, तो वो खुद को मार दिया। ठीक है। इसके साथ क्या होता है, असफ खान जो कि गवर्नर थे इलाहाबाद, उन्होंने जो उनका जो गढ़कटका का जो कैपिटल था चौरागढ़, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया नियर मॉडर्न जबलपुर के पास ये एरिया है, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया और सब कुछ प्लंडर कर लिया, उस एरिया से सब कुछ धन संपत्ति लूट लिया। लेकिन उन्होंने जितने सारी चीज़ें लूटा उससे ओनली 200 एलिफेंट्स और उनके एक रानी थी, जिनको रानी की जो छोटे बहन थी, वो दोनों को ओनली भेजा कोर्ट में, मुगल कोर्ट में, बाकी सब अपने पास ही उन्होंने रख लिया। इस चीज़ के बारे में जब अकबर को पता चला तो उनको बहुत ख़राब लगा कि इस तरह की कैसे कर सकते हैं वो, कि उज़्बेक नोबल्स को रेबेलियन से जीतने के बाद जब अकबर आए तो उनको ये सब बारे में पता चला कि असफ खान उन्होंने इलीगली सब कुछ गेन किए हैं, इलीगली कैप्चर किए हैं एक फीमेल के साथ लड़के। तो उन्होंने क्या किया, गढ़कंटका जो एरिया थी उसको रिस्टोर करने के लिए असफ खान को कमांड किया, मतलब असफ खान को ऑर्डर किया कि आप रिस्टोर करो उस एरिया को। और उनके जो तो चंद्र शाह क्या कौन थे, संग्राम शाह के छोटे बेटे थे। उनके जो एक बेटे वो तो मर गए थे, जिसकी वजह से रानी दुर्गावती विडो हो गए थे। लेकिन उनके जो छोटे बेटे थे चंद्र शाह, उनके
उनको किंगडम को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ मालवा का 10 पोर्ट्स अपने पास रख के बाकी सब कुछ उनको रिस्टोर कर लिया। ठीक है, कितने काइंड हार्टेड थे अकबर, यहाँ पे पता चलता है उनकी एक्टिविटीज से। तो अब तक हमने पढ़ा मुगल साम्राज्य अजमेर को अख्तियार कर चुके हैं, मालवा को भी अख्तियार कर चुके हैं। अब वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात को अख्तियार करने के लिए। तो पहले राजस्थान की रीजन क्या है अख्तियार करने के लिए, क्योंकि पहले तो बात ये है, ये एक शॉर्टेस्ट रूट है आगरा से लेकर गुजरात तक पहुंचने के लिए। और सेकंड बात ये है कि राजस्थान जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे राजपूत रूलर रूल कर रहे थे, और जिसके वजह से इस राजपूत को अपने अख्तियार में लाने के लिए, राजपूत एरिया को वो कोशिश कर रहे थे राजस्थान को कैप्चर कर ले। तो पहले वो उन्होंने चित्तौड़ को सीज किया, जो 1568 में उन्होंने यहाँ को सीज किया। इसकी कहानी क्या है, तो जब चित्तौड़ को सीज किया तभी चित्तौड़ में थे राणा उदय सिंह, वो रूल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने जो नोबल्स के एडवाइस के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे उनकी तो दो बहुत अच्छी खासी योद्धा को वहाँ पे चार्ज देकर उस पोर्ट की, जिनका नाम था जयमल एंड पाटा, ठीक है, इन दोनों की चार्ज में देकर वो रिटायर्ड कर लिए। तो तभी जब इस रिटायर्ड किया और उस दो वॉरियर वहाँ पे प्रेजेंट थे, तभी बहुत सारे पिजेंट्स और सराउंडिंग एरिया की वहाँ पे शेल्टर ले रहे थे उस पोर्ट में, और एक्टिवली एडेड द डिफेंडर्स, जितने सारे डिफेंडर्स थे उनसे भी वो एक्टिवली मतलब इकट्ठी होकर, मतलब क्या कहते हैं उसको, साथ मिलकर वो डिफेंड कर रहे थे। तभी क्या हुआ, जब मुगल ने उस फोर्ट को स्टॉर्म किया तो उस फोर्ट में देखिए इतने सारे पिजेंट्स थे, उसके साथ साथ राजपूत वॉरियर्स भी थे, जो कुल मिलाकर 30,000 लोग उसके अंदर थे। जब मुगल ने उनको स्टॉर्म किया, मतलब युद्ध घोषणा कर दिया, तभी वहाँ पे 30,000 लोग प्रेजेंट थे, जो कि राजपूत वॉरियर भी थे और पिजेंट्स भी थे बहुत सारे। वो सब एक साथ मर गए, मास्कर्ड हो गए, उनको हत्या कर दिया गया। और ये था फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जिसमें अकबर इतने बड़े कार्नेज में इंक्लूड हुए थे, मतलब इतने बड़े हत्या में अकबर इंक्लूड हुए थे। उसके बाद इतना बड़ा हत्या उन्होंने कभी नहीं किया जिंदगी में। उसके बाद राजस्थान कॉन्क्वेस्ट होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे रणथंभौर को भी, राजस्थान की और एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, उसको भी उन्होंने अख्तियार कर लिया। और उसके बाद जोधपुर को भी उन्होंने कनकोड कर लिया। मोस्ट ऑफ द राजपूत राजा उनके आसपास राजस्थान में जितने सारे हैं, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, ये सब एरिया की जो राजपूत थे, वो सब आकर अकबर के पास सबमिट हो गए, मतलब अकबर के पास सरेंडर हो गए। ओनली मेवाड़ एरिया में जो राजपूत थे उन्होंने रजिस्ट किया। ठीक है, राजस्थान के बाद अब बारी आती है गुजरात की। अब वो चले गुजरात को अख्तियार करने के लिए। गुजरात अख्तियार करने की रीजन क्या थी, तो पहले तो रीजन ये थी कि गुजरात की जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, फर्स्ट। सेकेंडली, इसकी जो क्राफ्ट थी वो बहुत डेवलप्ड थी। और थर्डली, इम्पोर्टेंट एज द सेंटर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए, ये जो इंडिया के यहाँ पे गुजरात होती है, और ये जो गुजरात है, यहाँ पे जो पोर्ट है, इस पोर्ट में पर्टिकुलरली वेस्टर्न कोस्ट में जितने सारे ट्रेड होती है, उस ट्रेड जो हमारे अरेबियन कंट्री के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ जितने सारे ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये यही पोर्ट से देकर इंडिया के अंदर आती है। तो इसके वजह से इसको वो अख्तियार करना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट ये था, अकबर ऑल्सो लेड क्लेम टू इट बिकॉज हुमायूं हैड रूल्ड ओवर इट फॉर सम टाइम। जब हुमायूं यहाँ पे बहादुर शाह राज कर रहे थे, तो हुमायूं यहाँ पे बहादुर शाह को हरा के इस एरिया को कैप्चर कर लिया था, जिसके वजह से वो भी अपने पापा के जो जगह था कैप्चर किए थे, उसको भी वो कैप्चर करना चाहते थे। वो भी एक रीजन था। और लास्ट रीजन ये था कि वो जो मिर्जा को उन्होंने जौनपुर में हराया था, वो मिर्जा भागकर आकर गुजरात में छुपे हुए थे। तो यहाँ पे उसको वो कैप्चर करके वो मिर्जा को वो मारना चाहते थे। इसी वजह से वो गुजरात को अख्तियार करना चाहते थे। तो गुजरात कैसे अख्तियार हुआ, इसका स्टोरी जानते हैं। 1572 में अकबर अहमदाबाद को आक्रमण के लिए अहमदाबाद की तरफ वो बढ़े भाया अजमेर, क्योंकि अजमेर को वो ऑलरेडी अख्तियार कर चुके थे। जो जब अहमदाबाद के पास पहुंचे, तो वहाँ पे जो गवर्नर थे वो फाइट नहीं किए, फाइट करने से पहले आकर उन्होंने सरेंडर कर लिया। तो अकबर उसके बाद
अटेंशन दिया, जो मिर्जा थे जिन्होंने ब्रोच, बड़ौदा, सूरत ये सब एरिया को कैप्चर करके रखा हुआ था, वो सब चीज़ों को उन्होंने कैप्चर कर लिया मिर्जा को हरा के। उसके बाद उन्होंने कैम्बे तक पहुँचे और जब कैम्बे तक पहुँचे उन्होंने देखा कि उन्होंने सी को पहली बार देखा। अब तक उन्होंने समुद्र को नहीं देखा था। कैम्बे में पहुँच के उन्होंने सी को पहली बार देखा और यहाँ पे एक बोट में उन्होंने राइड किया। एक ग्रुप ऑफ पोर्तुगीज मर्चेंट तब आए जो उनके साथ पहले आकर मिले और उनके साथ कुछ बातचीत भी की। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे पोर्तुगीज बहुत डोमिनेंट थे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहादुर शाह को पोर्तुगीज कॉन्फ्लिक्ट में लाकर मार दिए थे, उसके क्या बेट्राई करके मार दिए थे, चिटिंग करके। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी अकबर को पता था कि ये सब एरिया पोर्तुगीज के अंडर में ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको घट रही थी और उनको फ्रस्ट्रेशन भी ला रही थी गुजरात को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पोर्तुगीज के साथ भी, जो कि कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के योद्धा थे, उनके साथ भी लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्टोरी था गुजरात कैंपेन में। फिर वो बढ़े बंगाल की तरफ। तो आफ्टर दिस अकबर टर्न हिज अटेंशन टू बंगाल। अफगान देखिए, बंगाल में ऑलरेडी अकबर जो अफगान के रूलर थे उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को। ठीक है, अफगान के रूलर जो थे वो तो मर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 1 मिनट सॉरी, कहीं ना कहीं उनकी जो आर्मी थी वो अपने आप में स्ट्रांग होते जा रही थी। तो अफगान कम्प्लीटली रूट नहीं हुए थे, कम्प्लीटली वो उनकी जो साम्राज्य खत्म नहीं हुई थी। बीच बीच में जो भी रूलर स्ट्रांग होते जा रहे थे वो अपने अपने रूलर के अंडर अपने साम्राज्य को स्ट्रांग करते रहते थे। तो पूर्व में दिशा में ईस्टर्न साइड में बंगाल, बिहार, उड़ीसा अफगान के अंडर में थी। तो अफगान किंग जो थे तभी उनको ये लग रहा था, जिनका नाम था दाऊद, ठीक है, उनको ये लग रहा था उनके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्मी है और उनके पास पर्टिकुलरली 40,000 वेल माउंटेड कावेलरी थी, इन्फेंट्री थी, जो कि 1,50,000 इन्फेंट्री थी उनके पास, सेवरल थाउजेंड गॉन्स थे, एलिफेंट थे, स्ट्रॉन्ग वार बोट भी थी। ये सारी चीज़ों के साथ वो सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटी है, बहुत सारे बड़े आर्मी है जो हम खुशी से मुगल साम्राज्य को हरा सकते हैं। लेकिन अकबर भी अपने जो बेटे, अपने जो पिता थे हुमायूं जब हारे थे बैटल में, उस बैटल से भी वो सीखा हुआ था। उनको पता था कि अफगान जो रूलर है वो अफगान जो लोग हैं वो कितना शातिर दिमाग वाला है। तो उन्होंने अच्छे खासे प्लानिंग के साथ इस बार बंगाल पर अटैक किया। उन्होंने पहले पाटना को अख्तियार कर लिया बिहार में, ठीक है, वहाँ पे बिहार में अपने होल्ड को, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद ही रिटर्न टू आगरा। फिर पाटना से बिहार से डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे हो गया ना इंडिया, यहाँ पे जो बंगाल पार्ट है, बंगाल से पहले बिहार आता है ना, तो अपने बिहार में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के वो फिर से आगरा तक आ पहुंचे। ठीक है, फिर लिविंग खान ई खनान, मुनेम खान, जो उनके एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे, उनको पटना में चार्ज देकर, उस कैंपेन की चार्ज देकर वो फिर से आगरा रिटर्न निकल आए। उसके बाद मुगल आर्मी क्या किए, अपने अच्छी खासी आर्मी को लेकर, अपने जितने सारे रिसोर्सेस को लेकर फिर बंगाल की तरफ बढ़े। ठीक है, और वहाँ पे दाऊद जो थे वो शेर खान की जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे कि शेर खान जिस तरह से हराया था हुमायूं को, उसी तरह से वो अकबर को हराना चाहते थे। लेकिन इस बार ये स्ट्रैटेजी गलत पड़ गया। दाऊद फोर्स हुए एक पीस एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक स्टीप बैटल हुआ बिहार में 1576 में, जहाँ पे दाऊद खान डिफीट हो गए और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, स्पॉट में मार दिया गया। और इसके साथ अफगान किंगडम नॉर्थन इंडिया में कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। जिसके बाद क्या हुआ, अकबर की एक्सपांसन वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया ऑल इंडिया में। क्योंकि देखिए, उन्होंने अफगान को भी हराया, उज्बेक को भी हराया, मिर्जास को भी हराया, जितने सारे इंटरनल रिविलियन हो रहे थे उनको भी अच्छी खासी तरह से सब कुछ दबाया, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिए, जितने नोबिलिटी थे उनको भी कंट्रोल में ले लिए, राजपूत लोगों को भी हराया। सब कुछ करके अब वो कम्प्लीटली मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लिया। अब धीरे धीरे अपने एम्पायर को चारों तरफ बढ़ाने लगे, अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अच्छी खासी नियमों के साथ। अब वो धीरे धीरे इंडिया के बहुत बड़े रूलर बन गए।
तो आगे पढ़ेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जितने सारे स्ट्रैटेजी, सब कुछ आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।